हेलो बच्चों, आज का जो विषय है वो है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में भी बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। जैसे मान लिया आपने पढ़े होंगे, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशन है जिसे हम डैट इनडैट बोलते हैं, कंजक्शन है, कनेक्टिव है, फ्रेजेस हैं, क्लोजेज हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए। लेकिन जो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस को थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप देखिएगा और समझिएगा। तो एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे होता है, उसकी बात करते हैं। आपने पढ़ भी रखे होंगे सब। ये 9-10 से ही स्टार्ट हो जाते हैं अगर मैं एकेडमिक की बात करता हूँ। लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी को दिक्कत हो तो उसकी हम बात करते हैं। इतना हम जानते हैं कि जो टेंस होते हैं इंग्लिश में वो 12 होते हैं, जिनमें से जो 3 होते हैं वो इंडेफिनिट होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, 3 जो होते हैं इंडेफिनिट होते हैं, 3 क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, 3 होते हैं परफेक्ट, और 3 क्या होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं। इस तरह से 12 टेंस होते हैं। लेकिन 12 टेंस में जब हम एक्टिव पैसिव की बात करते हैं तो उनमें से सिर्फ 8 ही ऐसे होते हैं जिनके हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं। मतलब 4 के एक्टिव पैसिव नहीं बन सकते। वे जो 4 हैं जिनके एक्टिव पैसिव नहीं बन सकते वे कौन कौन से हैं, उसमें एक तो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन 4 के एक्टिव पैसिव नहीं होते। बाकी जो 8 है उनके एक्टिव पैसिव होते हैं। उनमें से कुछ मैं आपको आज बता रहा हूँ। जैसे आपने एक टेंस पढ़ा होगा, सबसे पहला टेंस होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह देते हैं ऐसे, और इसे सिंपल प्रेजेंट भी कह दिया जाता है। तो एक्टिव पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे पहचान करनी पड़ेगी कि वो जो हमें सेंटेंस दे रखा है वो कौन से टेंस का है। फिर हमें उसका फंक्शन याद होना चाहिए और उसे फिर कैसे अप्लाई किया जाता है उसका पता होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो होती है कि या तो डू आएगा सेंटेंस में, या डज आएगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। ये पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, जब नाउन या प्रोनाउन या प्लूरल होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब लगता है, जब नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ये एक्टिव की पहचान होगी, मतलब ये टेंस की पहचान होगी। टेंस कह लो या एक्टिव कह लो, एक ही बात होती है। उसके बाद हम इसे पैसिव बनाएंगे तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है इज, आर, और एम में से कोई एक आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज आर एम तो आना ही था। अगर सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे, प्लूरल है तो आर यूज करेंगे, और आई के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में आती ही आती है, बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो पैसिव बन ही नहीं सकता। इस तरह से ये हमारा फंक्शन हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट के लिए, कि एक्टिव है तो ये दिखेगा और पैसिव है तो ये दिखेगा। इसी तरह से अगर मान लिया मैं दूसरा टेंस ले लेता हूँ जिसे बोला जाता है पास्ट इंडेफिनिट, तो जो इसका एक्टिव होगा, जो टेंस का फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिड आ जाएगा, डू डजनी में डिड आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए डिड ही आना है या वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी यहाँ कोई चॉइस नहीं है। यहाँ मैंने स्लैश लगा रखा है। स्लैश का मतलब है या तो डिड आएगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि ग्रामर में हम जानते हैं कि डू, डज और डिड, इन तीनों के बाद हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ मैंने प्लस यूज किया है, प्लस का मतलब है इनके बाद, यहाँ मैंने स्लैश यूज किया है, इसका मतलब या तो ये या ये। ठीक, इस तरह से ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव का फंक्शन हो गया। जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, वाज या वर्ब में से कोई एक आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, प्लूरल है तो वर आ जाएगा। सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, नाउन होते हैं, या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। उसे देख के हम हेल्पिंग वर्ब या स्टडी वर्ब यूज करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी निश्चित है ही। उसके बाद अगर हम अगले टेंस की बात करें तो तीसरा जो टेंस होता है वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं। इसका जो फंक्शन होता है एक्टिव का, यानी टेंस का वो होगा या तो विल आएगा या शैल आएगा, और विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आप ऐसा देख पा रहे हैं तो समझ जाइए कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। जनरली शैल यूज किया जाता है आई और वी के साथ, और विल यूज किया जाता है अदर के साथ। अगर सब्जेक्ट आई और वी होगा तो शैल यूज करेंगे, बाकी कोई और होगा तो विल यूज करेंगे। यहाँ हमें ये भी देखने और सुनने को मिलता है
कि कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे थ्रेट है, धमकी देना, कंपल्सन है, मजबूरी, नीड है, कोई जरूरी काम, वहाँ ये सेंस उल्टी हो जाती है। उल्टी से मतलब वहाँ पे आई और वी के साथ क्या आएगा, विल आएगा, और बाकी सब के साथ क्या आएगा, शैल आएगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में तब बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है एक्टिव पैसिव है, तो उसे मुझे ज़्यादा हाईलाइट करना है। जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो विल या शैल में से कोई एक आएगा, उसके बाद क्या आता है बी, और उसके बाद आ जाती है थर्ड फॉर्म। ये फंक्शन है पैसिव बनाने के। तो जैसे मैंने बताया कि टेंस तो 12 होते हैं, लेकिन उसमें एक्टिव पैसिव कितने के होते हैं, 8 के होते हैं। तो इसी तरह से 8 के जो 8 टेंस होते हैं उनके एक्टिव के भी फंक्शन होते हैं, पैसिव के भी फंक्शन होते हैं। ये हमें याद होने चाहिए, उंगली पे होने चाहिए हमें। मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे हैं इंग्लिश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो हमारे सीखना चाहते हैं वो इधर उधर रहते हैं, कहाँ विल कहाँ शैल। लेकिन थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन करके काम करें तो इंग्लिश भी आपके लिए काफ़ी ईजी हो सकती है। अब आपको समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई राइट अ लेटर, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने शुरू में, आई राइट अ लेटर। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि कौन सा टेंस है। तो आप देखिए ये जो आई है ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन में भी कौन सा, नॉमिनेटिव प्रोनाउन। ठीक, सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, उसमें भी क्या हो गया, नॉमिनेटिव प्रोनाउन हो गया। तो ये सब चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। और हमें मान लिया ग्रामर पे पकड़ बनानी है तो जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए। उसके बाद राइट क्या है, मेन वर्ब है, जिससे हम टेंस की पहचान करते हैं। मैंने एम भी लिख दिया है, मेन वर्ब, और उसकी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जैसे ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है राइट, राइट रोट रिटन, 3 फॉर्म होती हैं, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद लेटर क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक, और जो ए है ये क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल जो है नाउन से पहले आता है। आर्टिकल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल, एक नॉन डेफिनेट आर्टिकल होता है या इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ए और एन क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, और जो दा होता है वो क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो ये आर्टिकल है, वो भी कौन सा, इनडेफिनेट। फिलहाल ये मैंने टेंस लिखा, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये हमने पता कर लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। तो कौन सा है, एक्टिव है। जब मैं इसे पैसिव बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, आ लेटर। उसके बाद यहाँ मेन फंक्शन देखेंगे क्या है, आ लेटर जो है सिंगुलर है, सिंगुलर तो क्या आएगा, इज आ जाएगा। उसके बाद आती है थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। उसके बाद आएगा बाई, और आई का क्या हो जाता है, मी। तो ये हमारा पैसिव बन गया। ये जो मेन फंक्शन लिखा होता है ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म तो आएगी। इसे मेन फंक्शन कहा जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इस तरह से 8 टेंस के जो है मेन फंक्शन होते हैं, पहचान होती है, और उसकी हेल्प से हम सभी को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ये एक अलग बात है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इन रूल से नहीं बन सकते, क्योंकि अगर मान लिया इन्हीं रूल से सारे एक्टिव पैसिव बन जाएंगे तो काफ़ी ईजी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें सेंस से पकड़ के समझनी होती है। जैसे मान लिया एक ऐसे का एग्जाम्पल दूँ आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि देयर इज अ वर्क टू डू, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। तो ये सेंटेंस जो है किसी भी टेंस से नहीं बन सकता, क्योंकि कोई टेंस है ही नहीं। अब आप कहोगे कि टेंस तो है, यहाँ पे इज आ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट। तो आप सही हो, इज ये तो बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें मेन वर्ब होनी चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, नहीं हो सकता, मेन वर्ब और आईएनजी होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट है, नहीं हो सकता, हैज और है के बाद थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, नहीं हो सकता, हैज और है में से कोई एक प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होना चाहिए। तो ये सिर्फ प्रेजेंट है, ये इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि प्रेजेंट है, लेकिन कौन सा टेंस है पता नहीं चलता। इसलिए जितना भी ये रूल्स होते हैं ये सारे फेल हो जाएंगे। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग से हमें इसे एक्टिव से पैसिव बनाना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, आप इसे ऐसे लिखिए, देयर इज अ वर्क, इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, और बस यहाँ कर देंगे टू बी, और डू की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, डन। देयर इज अ वर्क टू बी डन। तो अभी कैसे बन गया, तो इसका कोई रूल नहीं है। समझना हमें ये है कि जो टू डू है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे ग्रामर में इन्फिनेटिव कहा जाता है।
और जब हम पैसिव बनाएंगे इन्फिनेटिव से तो अक्सर ऐसा होगा कि टू के बाद बी लग जाएगा, बी के बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ये एक्टिव फॉर्म है और ये पैसिव फॉर्म। तो इस तरह से हम एक्टिव पैसिव का कमांड करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ग्रामर के जितने भी पार्ट हैं उन सब पे हमें कमांड करनी है, तब जाके हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बन पाता है और हम बहुत ही अच्छा हम अपना पेपर दे के आएंगे कॉन्फिडेंस के साथ, और उम्मीद है कि अच्छे नंबर भी लेके आएंगे। और हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ ताकि आप उस बुक्स को पढ़ सको, और बुक्स डाउनलोड भी की जा सकती है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के आ रहे थे कि सर बुक्स डाउनलोड नहीं होती वेबसाइट से, तो वो डाउनलोड भी होने लगी है। बाकी आप बुक्स पढ़ भी सकते हैं और बुक्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप उसे पढ़ते रहें। और इंग्लिश का है तो इंग्लिश के दूंगा, और भी सब्जेक्ट है तो वैसे हर बार देता हूँ मैं। आप वहाँ स्टडी करते रहें, यहाँ भी समझते रहें। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।